माधवराव सिंधिया के बाल सखा बालेंदु शुक्ला ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा था कि मैं कांग्रेस में आ गया हूं और महाराज भी जल्द ही आएंगे। इस बात के तुरंत बाद खबर आई कि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हटा दिया है, इसकी जगह पब्लिक सर्वेंट कर लिया है। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी उन्होंने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस हटा दिया था। इस बात को लेकर एमपी की सियासत गर्म हो गई है। अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में बीजेपी जोड़ा ही नहीं था। हालांकि बीजेपी या सिंधिया की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिंधिया ने कांग्रेस में 18 साल रहने के बाद इस साल होली के दिन बीजेपी का दामन थामा। पार्टी में उनकी एंट्री के साथ उनके समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना जाने की चर्चा थी। लेकिन अब उपचुनाव में उनके समर्थक पूर्व विधायकों को बीजेपी का टिकट मिलने में भी परेशानी की खबरें आ रही। शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई बार संभावित तारीखों का अनौपचारिक ऐलान कर दिया गया। प्रदेश संगठन के साथ मुख्यमंत्री ने संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार की, वो भी मीडिया में लीक हो गई, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। सिंधिया को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल करने की अब कम चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी में उनकी एंट्री के वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में उनके समर्थकों ने इसे जोर शोर से प्रचारित किया था। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट देने का वादा बीजेपी ने किया है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। कई सीटों पर पार्टी को अपने पुराने नेताओं की विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। हाट पिपल्या में दीपक जोशी हो या ग्वालियर पूर्वी में कांग्रेस में शामिल हो चुके बालेंदु शुक्ला, पार्टी के लिए अपने नेताओं को मनाना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक की जीत पर संदेह की बातें भी हैं। हालांकि सिंधिया या उनके समर्थकों की ओर से अब तक किसी असंतोष की खबर नहीं आई, लेकिन दबी जुबान से लोग महाराज को कमतर आंकने की चर्चा करने लगे हैं। प्रोफाइल से बीजेपी हटाने के दावे यदि सच हैं, तो ये सिंधिया के प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका हो सकता है, खासकर इसलिए कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले इसी तरह अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रडार पर राहुल गांधी आ गए। सीएम योगी ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि राहुल गांधी की अगर बातें मानी जाएं तो वो भारत को इटली बना देंगे। गांधी वाड्रा कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए योगी ने कहा कि न तो इनके पास देश के लिए कोई एजेंडा है और न इतनी दूरदर्शिता कि वो देश और जनता के भले के बारे में सोच सके। इटली की गिनती दुनिया भर में कोरोना से पस्त देशों में होती रही। राहुल गांधी लंबे समय से केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोरोना की पर्याप्त टेस्टिंग न कराने का दोष लगाते आए हैं। साथ ही राहुल ये भी कहते रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना तो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था जरूर कमजोर हो गई। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर जवाब देते हुए योगी ने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस ने देश की जनता को मूर्ख ही बनाया है। दोषी वही हैं जिन्होंने 6 दशक तक शासन किया और नारों के सिवा कुछ नहीं दिया। देश में टेस्टिंग सुविधा का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि भारत में जब कोरोना ने दस्तक दी तब उसकी जांच के लिए देश में एक लैब थी, अब लगभग 650 टेस्टिंग लैब है। हर रोज 2 लाख टेस्ट हो रहे हैं। ये पीएम मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर योगी का कहना था कि यूपी में 23 करोड़ की आबादी में 1 लाख चिकित्सा कर्मियों की स्क्रीनिंग टीम हर रोज काम कर रही है। ये टीम घर घर जाकर टेस्ट कर रही है। करीब 32 लाख प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आए हैं। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। कांग्रेस पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि जो लोग कोरोना संकट के वक्त इस लड़ाई में सहयोग देने की जगह राजनीति कर रहे हैं, वो इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ी तो अब उसने छुपन छुपाई का खेल फिर से शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अपने बचे हुए विधायकों को रिसोर्ट में भेज दिया है। अब तक कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वालों की संख्या और नहीं बढ़ पाए, इसलिए कांग्रेस के रिसोर्ट भेजने का काम किया है। इसके पहले भी मार्च महीने में कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को जयपुर में छुपाया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव टल गया और सारे विधायक जैसे तैसे वापस लौट आए। मार्च महीने में भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। राज्यसभा चुनाव की नई तारीख के ऐलान के बाद अक्षय पटेल, जीतू चौधरी और ब्रजेश मेराज ने इस्तीफा दे दिया। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग जोन में रिसोर्ट में भेज दिया है। उत्तरी क्षेत्र में 21 विधायक अंबाजी के रिसोर्ट पहुंच गए।
हर जोन की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई। बता दें कि मार्च महीने से लेकर अब तक कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। पिछले दिनों ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो सकी है, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। क्या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस स्तर पर पहुंच सकती है? राज्यसभा के गणित को समझे तो गुजरात विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक है, जबकि एनसीपी से 1 और बीटीपी के 2 विधायकों का भी उसे समर्थन है। कुल मिलाकर 106 विधायक बीजेपी के पास हैं। अभी तक कांग्रेस के पास 73 विधायक थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी का भी साथ था। लेकिन नए समीकरण में 8 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कांग्रेस के पास 65 विधायक ही रह गए हैं। जिग्नेश मेवानी को लेकर 66 विधायकों की संख्या है। बिहार में अमित शाह की रैली से ठीक पहले बिहार में एनडीए की सियासत में उबाल आ गया। एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में नेतृत्व किसके हाथों में होगा, ये बीजेपी तय करेगी। अमित शाह की डिजिटल रैली को चुनावी प्रचार की शुरुआत भी माना जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान के बयान के अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे हैं। पासवान ने कहा कि वो हर फैसले में बीजेपी के साथ है, चाहे नीतीश कुमार का नेतृत्व जारी रखना हो या उसे बदलने की बात हो, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने भी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार सरकार के प्रवासी मजदूरों की वापसी नहीं कराने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस संकट से निपटने में अच्छी तरह से कारगर नहीं रही। चिराग पासवान ने इसके साथ ही दावा किया कि एनडीए बिहार में वापसी करेगी और 242 सीटों में से 225 पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि इस साल के अक्टूबर-नवंबर तक होने वाले चुनाव के लिए भाजपा पहले ही नीतीश कुमार को सत्तारूढ़ डीएनए गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुकी है। लेकिन प्रवासी संकट, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच जेडीयू और बीजेपी में सियासी दरार की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इन अटकलों के बीच अमित शाह डिजिटल रैली कर रहे हैं। उनकी ऑनलाइन रैली पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि वो पुराने संबंधों और फैसलों को तवज्जो देते हैं या फिर सियासत की नई लाइन खींचते हैं। जेडीयू के कुछ नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान बीजेपी के इशारे पर ही ऐसा बयान दे रहे हैं। बावजूद इसके साफ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू चुनावी राजनीति की दशा दिशा तय करेगी। एलजेपी जैसी पार्टी नहीं। कई मौकों पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही बीजेपी के नेतृत्व करता है। लेकिन सियासत में कही गई बातें और किए गए वादे कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना काल से पहले ही नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे था और इस संकट के बाद तो उसमें काफी गिरावट आई है। बीजेपी भी नीतीश कुमार के कई कामों से ज्यादा खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्विटर पर क से कोरोना और क से केजरीवाल लिख दिया तो इस बात पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। केजरीवाल के चिल्ले चपाटे उछल कूद मचाने लगे, लेकिन केजरीवाल के इस पूरे खेल को समझना जरूरी है, जिस वजह से प्रवेश वर्मा ने ऐसा लिखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कम से कम 2 काम तो निश्चित तौर पे करते हैं। एक ये कि ट्विटर या वीडियो मैसेज के जरिए लोगों से किसी न किसी तरीके से बात करके अपील करते हैं, और दूसरा ये कि कोई भी काम करने से पहले दिल्ली वालों की राय भी लेते हैं। ये ऐसे काम है जिनके बगैर अरविंद केजरीवाल की राजनीति बमुश्किल 2 कदम भी आगे बढ़ पाएगी। ऐसी ही एक अपील में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को कोरोना वायरस से बेफिक्र रहते हुए भरोसा दिलाया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार इंतजामों के मामले में 4 कदम आगे है। ऐसी अपील और भरोसा तो अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों से भी की थी, और हालत ये रही कि मजदूरों का कई जत्था तो काफी दिन इंतजार करने के बाद दिल्ली छोड़कर घर लौटने को मजबूर हुआ। अरविंद केजरीवाल के दावों के बीच ही कम से कम 2 खबरें सुर्खियों में छाई रही, जिनका सीधा वास्ता कोरोना वायरस से है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल से रिपोर्ट आई थी कि वहां का शवगृह इस हद तक भर चला है कि शवों को जमीन पर और एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ रहा है। पता चला अस्पताल की क्षमता सिर्फ 45 शवों की है और 108 पहुंच गए थे। खबरें तो ये भी आई कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के 5 दिन बाद तक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और निगम बोध घाट, पंजाबी बाग और दूसरे शवदाह गृहों से शवों को लौटाया जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इसी बीच दिल्ली के ही 67 साल के कोरोना मरीज की मौत पर बवाल मचा हुआ है। कोरोना पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाज और भर्ती के लिए वो अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन इतनी देर हो गई कि मरीज को बचाया नहीं जा सका और ऐसा होते होते दिल्ली में कोरोना संक्रमण के शिकार मरीजों की तादाद 25,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हम इसे स्वीकार करते हैं कि लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सरकार कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है। हम इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक मामला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक सीनियर सिटीजन का है। 67 साल के इस व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। पिता की जांच और इलाज में जब मुश्किलें आने लगी तो हेल्पलाइन नंबरों से कोई मदद नहीं मिली तो गुरुग्राम में रहने वाली इनकी बेटी अमरप्रीत ने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मदद की मांग की और आखिरी ट्वीट में ये भी बताया कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन केजरीवाल भी उनकी मदद करने आगे नहीं आए और अब अस्पतालों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने लगे। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई जोर नहीं है। ये बात और है कि हर बार उसके इरादे विफल हो जाते हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है तब से ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लोग उन्हें तरह तरह से बदनाम करने में जुटे हैं। उनके नाम पर कई अफवाहें पहले भी फैलाई गई। इस बार ये अफवाह फैली कि सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी का नाम हटा दिया है और वो कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं। इस खबर से सियासी हंगामा खड़ा हो गया तो खुद सिंधिया ने आगे आकर इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि झूठी खबर तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल के एक स्क्रीनशॉट के आधार पर यह दावा किया गया कि वो बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं। वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी नेता हटा लिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि सिंधिया ने कभी अपने ट्विटर प्रोफाइल में बीजेपी नेता लिखा ही नहीं है। इतना ही नहीं, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब भी कभी कांग्रेस नेता नहीं लिखा था। इसकी तस्दीक ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक प्रशंसक ने भी की है, जिन्होंने खुद रीट्वीट भी किया है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक ट्वीट कर सभी का भ्रम दूर करते हुए उनके बीजेपी छोड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी साल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। सिंधिया के साथ उनके 22 समर्थक विधायक भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के इन 22 विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों समेत 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इस बीच सिंधिया के बीजेपी छोड़ने की खबर बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि अगर वो भाजपा छोड़ते तो उनके समर्थक विधायक भी उनके साथ जाते और मध्य प्रदेश में फिर राजनीतिक संकट पैदा हो जाता। हालांकि सिंधिया ने अब खुद ही सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। राहुल गांधी अपनी जेब में एक नगद डालो टाइप योजना लिए चल रहे हैं और उसे हर कहीं दिखाते और बताते भी रहते हैं। कांग्रेस प्रायोजित कुछ अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों से राहुल अपनी बात कहवा भी चुके हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते भारत के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस वायरस का देश की इकोनॉमी पर असर उम्मीद से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। मांग में भयानक गिरावट आई है। बेरोजगारी संकट के कारण ये आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच चीफ इकोनॉमी एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम ने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा कि लोगों के खाते में पैसे डालने से हालात नहीं सुधरने वाले हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों को खाते में अगले 6 महीने के लिए 7,500 रुपए महीने भेजे जाए और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाए। लेकिन केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालात में रोजगार पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम एमएसएमई सेक्टर पर जोर दे रहे हैं। इस सेक्टर को हर संभव मदद दी जा रही है। बता दें कि इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान 30% और करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में 3 लाख करोड़ का गारंटी फ्री लोन तो केवल इस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है।
हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की सॉवरेन रेटिंग घटा दी है। इसका असर विदेश से आने वाले निवेशकों पर होगा। रेटिंग घटाने को लेकर केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि ये गंभीर विषय नहीं है। रेटिंग एजेंसियों ने 30 से ज्यादा देशों की घटाई है। हम अभी कर्ज लौटाने में 100% सक्षम हैं, इसलिए कुछ समय बाद रेटिंग फिर से अपग्रेड हो जाएगी। केवी सुब्रमण्यम ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक बात कही है वो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने से ही खपत और निवेश घटना शुरू हो गया था। भारत की जीडीपी मुख्य रूप से इसी पर टिकी हुई है। पिछले 8 तिमाही से भारत के विकास दर लगातार गिरती जा रही है। जनवरी मार्च तिमाही में ये गिरकर 3.1% पर पहुंच गई। लुटियन गैंग के पत्रकार विनोद दुआ पर बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी प्रवक्ता ने विनोद दुआ पर यूट्यूब चैनल के जरिए फेक न्यूज की मार्केटिंग का आरोप लगाया है। यह एफआईआर 4 जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने विनोद दुआ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सोच समझकर अफवाह और गलत सूचनाएं फैलाने का काम किया। एफआईआर की कॉपी में कहा गया है कि कोरोना की वजह से पैदा हुए इस संकट में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने और गलत सूचनाएं देने से समाज में अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा का भाव बढ़ रहा है। विनोद दुआ के ऊपर आईपीसी की धारा 290, 505 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी में दुआ की ओर से व्यापम मामले को उठाए जाने का भी जिक्र है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि पत्रकारिता के नाम पर लोगों को जिस तरह से जहर दिया जा रहा है ये सबसे घातक है। विनोद दुआ वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, न जाने उनके मन में क्या कुंठा है कि वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की भी खिलाफत करने लगे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जहर घोला है, क्या दिल्ली के दंगे अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हुए हैं? क्या दिल्ली के दंगे पुलिस ने करवाए हैं? शाहीन बाग में जो बैठे हुए थे, जिन्हें शांति प्रिय शांति दूत कहते हैं, क्या उनकी दंगों के अंदर कोई भूमिका नहीं थी? आज जब ताहिर के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो गई है, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनकी पूरी भूमिका थी दंगों में, उन्हें भी लगातार विनोद दुआ बताते रहे कि वो शांति दूत है। वहीं विनोद दुआ का कहना है कि अब तक पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया है, इसलिए उन्हें जो कुछ भी कहना है वो आधिकारिक रूप से संपर्क किए जाने के बाद ही कहेंगे। अपने ऊपर लगे इल्जामों पर विनोद दुआ कहते हैं कि मेरा कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे भी देखना है वो देख सकते हैं। मैंने ऐसा क्या बोला है? मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ।